वर्ण विचार के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हल यानी व्यंजन वर्णों के मुख्य 3 प्रकार। तो आज ये वर्ण विचार का भाग 7 है। इसके पहले संस्कृत वर्ण विचार के 6 भाग बन चुके हैं। आज हम लोग संस्कृत वर्ण विचार के 7वें भाग को पढ़ेंगे। जी हाँ मित्रों, नमस्कार, मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। तो भाग 7 में हम लोग हल वर्ण के इन प्रमुख 3 प्रकारों में से पहले प्रकार स्पर्श व्यंजन को पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन को पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन नाम तो इसका स्पर्श है। क्यों इसका नाम स्पर्श है? तो इन व्यंजनों को बोलते समय हमारे मुख के आंतरिक भाग के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। ये ध्वनियाँ जब अंदर से बाहर निकलती हैं तो हमारे मुख के आंतरिक भाग, हमारे वाग यंत्र के विभिन्न भागों को टच करती हुई निकलती हैं, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया। तो माहेश्वर सूत्र में तो दूसरे क्रम में रखा गया अक्षरों को, लेकिन यदि वर्णमाला पर जाएं, हिंदी वर्णमाला पर जाएं या फिर संस्कृत में भी उसी वर्णमाला को रखा गया है, तो उसमें उन अक्षरों के क्रम को उलटफेर कर दिया गया है और उन अक्षरों को दूसरे क्रम में रख दिया गया है। जैसे हम लोग व्यंजन वर्णों को देखते हैं तो उनका क्रम कुछ इस प्रकार है, जिसमें का के बाद खा को रखा गया है, लेकिन माहेश्वर सूत्र में का के बाद खा को नहीं रखा गया है। तो इस क्रम को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग व्यंजन वर्णों यानी हल वर्णों का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि इसमें कुछ समूह बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं अक्षरों के समूह बनाए गए हैं। समूह को ही वर्ग कहा जाता है, यानी कुछ वर्ग बनाए गए हैं, कुछ समूह बनाए गए हैं। जैसे पहला वर्ग बना दिया गया, जिसमें आप देख रहे हैं 5 अक्षरों को रखा गया। दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग यानी समूह। देख रहे हैं आप 5 समूह में अक्षरों को रखा गया है और प्रत्येक समूह में 5-5 अक्षर हैं। आज इस समूह के बारे में वो बात आप लोग जानेंगे जो आज तक शायद आपने नहीं जाना होगा। आज आप जानेंगे क्यों का वाली लाइन में ही गा को रखा गया, खा को रखा गया, क्यों नहीं गा को दूसरी लाइन में रख दिया गया, क्यों नहीं उसको तीसरी लाइन में रख दिया गया, क्यों का खा गा को ही एक लाइन में रखा गया है, तो इसको आप लोग जानेंगे। यहाँ पर इन अक्षरों को सजाने वाले ने, लिखने वाले ने, शिक्षा शास्त्री ने एक वर्ग में उन्हीं अक्षरों को रखा है जिनका स्पर्श स्थान 1 है। आगे चल के आप इनके स्पर्श स्थान को जानेंगे। का भी, खा का भी, गा का भी, घा का भी और ङा का भी प्रत्येक अक्षर का स्पर्श स्थान कंठ है, इसलिए इनको एक समूह में रख दिया गया है। इनके अलावा और किसी अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है। तो इससे ज्ञात होता है कि 5 समूहों में प्रत्येक भिन्न भिन्न अक्षरों को रखा गया है और प्रत्येक समूह में जितने भी अक्षर हैं सबका स्पर्श स्थान 1 है। तो स्पर्श स्थान के तौर पर ही यह वर्ग बनाया गया या समूह बनाया गया है। तो पहला जो समूह है आपका, इस प्रकार से शिक्षा शास्त्रियों ने 5 समूह बनाया। समूह ऐसा बना जिसमें एक ही प्रकार के लोग हैं। आप लोग पहले से भी वैसे भी जान रहे होंगे, समूह में एक ही प्रकार के लोग होते हैं, वहीं समूह का निर्माण होता है। जैसे व्यक्तियों का समूह, पशुओं का समूह, तो एक ही प्रकार के कुछ वस्तुएं, कुछ व्यक्ति, कुछ जीवधारी होते हैं। उसी प्रकार इन 5 समूहों में भी एक ही प्रकार की चीज़ हैं एक समूह में। जैसे इसमें सभी कंठ वर्ण हैं,
इसमें सभी तालव्य वर्ण हैं, इसमें सभी मूर्धन्य वर्ण हैं, इसमें सभी दंत वर्ण हैं और इसमें सभी ओष्ठ वर्ण हैं। तो इस प्रकार उच्चारण स्थान के आधार पर 5 समूह बनाया गया, पांचों में कुछ विशेष 5-5 अक्षरों को रखा गया और इन पांचों का नाम रख दिया गया है। नाम रख दिया गया है पांचों वर्गों का और नाम भी इसी पहले अक्षर को आधार मानकर रखा गया। जैसे इसको कहते हैं का वर्ग, इसको कहते हैं चा वर्ग और इसी प्रकार इसको कहते हैं टा वर्ग और चौथी लाइन को कहते हैं ता वर्ग और इसी प्रकार पांचवी लाइन को कहते हैं पा वर्ग। ये पांचों लाइनों का नाम है। पहली लाइन का का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अगर आपसे पूछा जाए का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है या का वर्ग के अक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ होगा, आगे चल के आपको बताया जाएगा। लेकिन ये तो थी हिंदी से मेल खाती हुई बातें। अब कुछ ऐसी बातें जो हिंदी से अलग हैं, जो संस्कृत में है हिंदी में नहीं है, उन सबको हम लोग जानेंगे। संस्कृत में अगर का वर्ग को बोलना हुआ तो का वर्ग नहीं कहा जाएगा, इसमें एक दूसरी शैली है। का वर्ग को कु कहा जाता है और चा वर्ग को चू कहा जाता है, कु कहा जाता है, चा वर्ग को चू कहा जाता है और टा वर्ग को टू कहा जाता है, ता वर्ग को तू कहा जाता है। इसी प्रकार का वर्ग को पू कहा जाता है और इनसे ही, इन पहले अक्षर से ही इनका नाम पड़ा है, पहले अक्षर से ही इन सब वर्णों का उदय हुआ है, इन्हीं से शुरू होता है वर्ग का। तो इसलिए इनको संस्कृत में उदित वर्ण कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है, पूछ सकता है आपसे कभी भी किसी भी प्रश्न में कि संस्कृत में किन वर्णों को उदित वर्ण कहा जाता है, या एक वर्ण दे करके पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा उदित वर्ण है, तो ये पांचों ही उदित वर्ण कहलाते हैं। इसके लिए संस्कृत में कहा गया है, सबको एक में लिख करके कहा गया है आपसे कि कुचु टुतु पु एते उदितः, एक सूत्र के माध्यम से या फिर एक कहावत के माध्यम से कहा गया है कुचु टुतु पु एते उदितः, जिसमें कहा गया कु चू टू तू पू, ये जो सभी हैं ये उदित वर्ण है, इन्हें उदित कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कु मीन्स का वर्ग, चू मीन्स चा वर्ग, टू मीन्स टा वर्ग और तू और पू मीन्स ता वर्ग पा वर्ग। अच्छा, इसमें जब इस प्रकार हम लिखते हैं कु, तो कु में उ जो है इत संज्ञक होता है, ये उ जो है इत संज्ञक वर्ण होता है। इत संज्ञक क्या होता है, इस संज्ञक क्यों गायब हो जाता है, क्यों उसकी गणना नहीं की जाती है, इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया है, जरूर देख लीजिएगा उसको आप लोग। माहेश्वर सूत्र में आपको मिलेगा वो भाग। तो कु में ये छोटा उ जो होता है ये इत संज्ञक वर्ण होता है। जब इसे काउंट किया जाता है या इसे देखा जाता है तो इसको नहीं लिया जाता है और बचता है केवल आपका का, शुद्ध व्यंजन का का। तो इसी को कहा गया, यही वर्ग है, कहा ही गया है का, लेकिन कहने की शैली दूसरी है। का को कु और चा को चू, टा को टू, इस प्रकार कह दिया जाता है। तो कहीं भी संस्कृत में इस प्रकार से आपसे कहा जाए कु, यानी तो आप समझेंगे का वर्ग, चू कहा जाए तो चा वर्ग समझेंगे। अगर आपसे कहा जाए चुटू, चुटू, तो चुटू का मतलब आप क्या समझेंगे, आपको समझना चाहिए चुटू मीन्स हो गया चा वर्ग और टा वर्ग। दो वर्गों की बात हमसे कही गई है, दो वर्ग बताया गया है, चा वर्ग और टा वर्ग, जिसे चुटू कहा जाता है। अगर आपसे इसी प्रकार कहा जाए कुपू, इसका मतलब होगा का वर्ग और पा वर्ग। तो ये तो एक समझने की बात हो गई, वर्गों को एक विशेष प्रकार से कहने की शैली है अपने संस्कृत में।
तो इस प्रकार वर्गों को कहा जाता है। अच्छा, वर्गों का स्पर्श स्थान जो होता है उसको हम लोग नॉर्मली अभी जान लेते हैं, नहीं तो संस्कृत में सूत्रों के माध्यम से कहा गया है। फिलहाल अभी हम लोग नॉर्मली जरूर जान लेते हैं अपनी भाषा में, हिंदी की तरीके से। तो इसका जो स्पर्श स्थान है वो कंठ है, इसका तालु है, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये हो गया पांचों वर्गों का स्पर्श स्थान। पांचों वर्गों का स्पर्श स्थान कु यानी का वर्ग का स्पर्श स्थान कंठ है, चु यानी चा वर्ग का स्थान तालु है, टू यानी टा वर्ग का स्थान मूर्धा है, तु यानी ता वर्ग का स्थान दंत और पु यानी पा वर्ग का स्थान ओष्ठ है। ये तो हो गया इनका स्पर्श स्थान। इनके स्पर्श स्थान ये सब होने के नाते ही इन वर्णों को एक विशेष नाम दे दिया जाता है। जैसे का वर्ग के सभी अक्षरों को सबका उच्चारण स्थान कंठ होने के नाते ही इनको कंठ वर्ण कहा जाता है। इनको कंठ वर्ण कहा जाता है। और चू यानी चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होने के नाते ही इन सभी पांचों वर्णों को तालव्य वर्ण कहा जाता है। अच्छा, टा वर्ग यानी टू के सभी अक्षरों का उच्चारण स्थान मूर्धा होने के नाते ही इन पांचों अक्षरों को मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। तू यानी ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, इसलिए इनको दंत्य वर्ण कहा जाता है। और पू यानी पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इसे ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो ये तो हो गई स्पर्श व्यंजन के बारे में कुछ बातें। इनमें खास जो 2-3 बातें हैं वो आपके लिए बेहद आवश्यक होता है कि इसको आप लोग जानें। इसमें कितने अक्षरों की कितनी संख्या है, तो 25 है। इसमें पांचों के वर्गों का नाम क्या है, तो उन्हीं के पहले अक्षरों के आधार पर नाम है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। संस्कृत में इसे कुचु टु तु कु कह दिया गया है, और कु मात्र कहने से ही इसको हम लोग समझेंगे का वर्ग। और इनका उच्चारण स्थान तो कंठ, तालु, दंत, मूर्धा और ओष्ठ, इस प्रकार इन सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है। और बात करते हैं कुछ आगे कुछ और अन्य तथ्यों की। तो उसमें आप लोग सबसे पहले इस बात को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जानेंगे कि इन पांचों अक्षरों 5-5 अक्षरों का जो ग्रुप है, जो वर्ग है, जो समूह है, उसकी अपनी एक खासियत है, एक विशेषता है। वो विशेषता क्या है? वो विशेषता है कि सभी ग्रुप में अक्षरों की संख्या समान है। आप देख सकते हैं सभी ग्रुप में 5-5 अक्षर हैं। सभी ग्रुप में 5-5 अक्षर हैं। ऐसा भी हो सकता था कि कंठ से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या 4 होती और ताल से बोले जाने वाले व्यंजन वर्णों की संख्या 6 होती, तो ये लाइन बराबर नहीं होती। लेकिन ये विशेषता है, ऐसी खासियत है कि प्रत्येक स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की संख्या 5-5 ही है। अच्छा, दूसरी बात, इनको याद करने के लिए हिंदी में आपको दूसरी तरीके से हमने जो ट्रिक बताया है, जो आइडिया बताया है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें कुछ सूत्र आगे चल के आपको हम बताएंगे, जो छोटे छोटे सूत्र होंगे जिनको आप याद करके सभी वर्णों के उच्चारण स्थान को आसानी से याद कर सकते हैं। तो हिंदी में भी उस तरीके से देखिएगा, संस्कृत में भी ऐसे भी देखिएगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस अक्षर का उच्चारण स्थान हिंदी में जो है वही उच्चारण स्थान उसका संस्कृत में भी है, बदला नहीं है। तो दोनों को आप पढ़िएगा साथ ही साथ, तो आपको आराम से आसानी से इनके उच्चारण स्थानों को आप याद कर पाएंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो भाग 7 में, संस्कृत के वर्ण विचार भाग 7 में हम लोगों ने स्पर्श वर्णों के बारे में कुछ बातें जानी। आगे चल के अगले वीडियो हम लोग अंतस्थ और उष्ण वर्णों को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में
इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि मित्रों ये देहात है, यहाँ पर इंटरनेट की बहुत ही समस्या होती है। थोड़ा सा वीडियो लंबा कर देते हैं तो ज़्यादा MB में बन जाता है और अपलोड करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अपलोड होता ही नहीं है, या तो आधा होता है या आधा से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और कैंसिल हो जाता है, होता ही नहीं है, तो बड़ी समस्या होती है। इसलिए वीडियो को हम लंबा नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेट ठीक होता है या कोई व्यवस्था होती है तो वीडियो हम और बड़ा बनाएंगे। फिलहाल अभी मजबूरन हमको छोटा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो इस भाग में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कम से कम अपने 10 मित्रों में इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।